हम लोग अशोक के उत्तराधिकारियों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु के बाद मतलब माना जाता है कि अशोक की मृत्यु कहीं कहीं 236 ईसा पूर्व, कहीं 234, कहीं 232 ऐसे मिलता है। बट यह है कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में कोई योग्य शासक नहीं हुआ। अशोक के एक पुत्र तीवर का उल्लेख करुआकी लेख यानी कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है, लेकिन साहित्यिक विवरण इस नहीं मिलता है जो स्पष्ट करता है कि हो सकता है उसकी मृत्यु अशोक के जीवन काल में ही हो गई हो। पहली चीज। इसके अलावा कल्हड़ ने राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भाग स्वतंत्र हो गया, अलग हो गया एक तरह से, और कल्हड़ कहता है कि कश्मीर में जालौक उसका उत्तराधिकारी बना, और अन्य स्रोत कहते हैं कि कुणाल मगध के सिंहासन पर बैठा। मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथ कहते हैं कि दशरथ बना, दशरथ के बाद संप्रति बना, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ बना। लेकिन सामान्य रूप में यह माना जाता है कि कश्मीर में जालौक का शासन हुआ, मगध पर कुणाल का। कुणाल जो है बना, उसके बाद जो है दशरथ संप्रति, दशरथ और संप्रति का भी उल्लेख मिलता है। अंतिम मौर्य शासक बच्चों बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। जो कि उसका सेनापति था, और इस तरह से 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य राजवंश का अंत हो गया। यानी 322 ईसा पूर्व में जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, बिंदुसार ने उसको सस्टेन रखने का प्रयास किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका 4 वर्ष तक जो उत्तराधिकार की समस्या बनी रही, 269 बीसी में अशोक विजयी हुआ, कलिंग युद्ध किया और साम्राज्य को एक उत्कर्ष पर पहुंचाया। यह महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, उसके उत्तराधिकारियों में कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को स्थिर रख सके, सुदृढ़ रख सके। जालौक कश्मीर में स्वतंत्र हो गया,
कुणाल मगध का राजा बना। इसके बाद लोग कहते हैं कि सामान्यतः माना जाता है कि दशरथ शासक बना, फिर संप्रति बना। संप्रति के बारे में ये कहा जाता है कि वो जैन धर्म को मानने वाला था। अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। और इस प्रकार से मौर्य राजवंश का अंत हो जाता है। अब हम लोग मौर्य प्रशासन पर चर्चा करते हैं। मौर्य शासन प्रशासन, इसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन के 3 रूप देखने को मिलते हैं: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। एक एक प्रशासन को हम क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करते हैं। केंद्रीय प्रशासन, बच्चों, मौर्य राजवंश का जो स्वरूप था वो आनुवंशिक, निरंकुश, राजतंत्रात्मक, केंद्रीकृत था। आनुवंशिक मौर्य राज का स्वरूप आनुवंशिक, निरंकुश, राजतंत्रात्मक, केंद्रीकृत था, जिसमें सम्राट स्वामी के रूप में स्थापित था। किसके रूप में था? स्वामी के रूप में। कहने का मतलब यह है बच्चों कि राजा शासन प्रशासन की धुरी था, केंद्र था। राज्य शासन निरंकुश था, आनुवंशिक था, केंद्रीकृत था। यद्यपि उसके सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, बड़ी मंत्रिपरिषद। कौटिल्य कहता है रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, यानी एक पहिया यदि राजा है तो दूसरा पहिया मंत्रिपरिषद है। दोनों के सहयोग से ही शासन प्रशासन चल सकता है। और एक बड़ी मंत्रिपरिषद की सलाह देता है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारतीय शासन प्रशासन मौर्य राज शासन प्रशासन को आरंभ करता है, उसके काल में कौटिल्य उसका प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वामी की जो संकल्पना है वो सर्वोच्च रूप में है, वही सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है। उसी में आज की शब्दावली में अगर हम कहें तो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां तीनों थी, यानी तीनों का सर्वोच्च रूप स्वामी में था, सम्राट में था। तो केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक निरंकुश आनुवंशिक शासन प्रणाली का स्वरूप था मौर्य राज्य। कौटिल्य संकल्पना एक यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित थी।
और इसी का मूर्त रूप मौर्य राज प्रणाली थी, मौर्य राज्य शासन व्यवस्था थी। अशोक के काल में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, जब वो प्रजा पर शासन को पितृवत धारणा के तहत देखता है। वो कहता है कि प्रजा का मुझ पर ऋण है, उस ऋण से उऋण होने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। यानी प्रजा ऋण की संकल्पना राजत्व में देता है, जो अनोखी और बिल्कुल नई संकल्पना थी, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा के ऊपर किसी का ऋण नहीं होता, वरना राजा का ऋण, अपितु राजा का ऋण है प्रजा पे कि वो कर इसलिए लेता है ताकि मत्स्य न्याय से रक्षा कर सके। लेकिन अशोक प्रजा ऋण की संकल्पना देकर के बिल्कुल एक नई अवधारणा देता है, जिसे हम राजत्व का विकास या राजत्व का कल्याणकारी स्वरूप ही मान सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हम सोपान क्रम की बात करें बच्चों, तो सबसे ऊपर था सम्राट, सम्राट के नीचे प्रधानमंत्री या पुरोहित था, फिर सेनापति था, फिर समाहर्ता था, फिर सन्निधाता, इसे तमाम। ये हम इतना देख सकते हैं कि 4 अधिकारियों का एक सोपान क्रम हम देख सकते हैं। सेनापति सेना का, और समाहर्ता एक तरह से वित्त मंत्री जैसा था, प्रधानमंत्री या पुरोहित सबसे ऊपर था, यानी सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर था। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो कौटिल्य से पता चलता है, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में यह बच्चों तीर्थ का अर्थ है अधिकारी से। चूंकि सम्राट के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई था तो थी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता था, और इस मंत्रिपरिषद में माना जाता है कि लगभग 18 तीर्थ थे। लेकिन मंत्रिपरिषद में भी बच्चों एक मंत्रिणः शब्द का प्रयोग आया है। मंत्रिणः, मंत्रिणः को आप जो है एक किचन कैबिनेट के अर्थ में, आज की शब्दावली में किचन कैबिनेट के रूप में आप इसको रख सकते हैं, या कैबिनेट मंत्री को आप रख सकते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद में जो कोर एरिया होता है वो कैबिनेट मंत्री का होता है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये कैबिनेट मंत्री थे। तो मंत्रिणः शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं बच्चों, मंत्रिणः के अंतर्गत अगर आप देखो तो 5 जो है विभाग प्रमुख रूप से माने जाते हैं कि 5 इसमें लोग थे। जैसे एक प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, सेनापति, समाहर्ता, युवराज और सन्निधाता। इन्हें हम 5 को जो है सन्निधाता यहां कोषाध्यक्ष से है, समाहर्ता वित्त मंत्री से है, और युवराज अंडरस्टूड सी बात है, प्रधानमंत्री और मंत्री वो सेनापति नाम से ही स्पष्ट है। तो इनको इस तरह से भी बच्चों हम देख सकते हैं कि कैसे ये कार्य करते थे। ठीक, 18 तीर्थों में विभिन्न प्रकार के जो है 18 अधिकारी जो मिलते हैं, उनमें अगर आप देखें तो इन 18 तीर्थों को प्रथम श्रेणी का अमात्य कहा गया है।
अमात्य का अर्थ यहां बेटा अधिकारी से, जिसे आज आप अधिकारी शब्द से इस्तेमाल करते हैं, उसी को मौर्य काल में अमात्य कहा गया है। मंत्रिपरिषद के 18 तीर्थ यानी अधिकारी जिनका कौटिल्य ने उल्लेख किया है, ये अमात्य की प्रथम श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी के अमात्य के अंतर्गत इनको रखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री है जो सम्राट के बाद है, पुरोहित भी से कहते थे। फिर सेनापति का नाम आता है जो सेना का संचालन करता था यानी सेना का प्रमुख होता था। फिर उसके बाद समाहर्ता यानी वित्त मंत्री गृह मंत्री के रूप में कार्य करता था। फिर अगर आप देखें तो युवराज आता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष के रूप में नाम आता है उसका। उसके बाद प्रदेष्टा यानी फौजदारी न्यायालय का अधिकारी, सेना का संचालन जो करता था उसको हम नायक कहते हैं। फिर कर्मांतिक जो अधिकारियों 18 अधिकारियों के जो सामग्रियों की जो व्यवस्था करता था उसे हम कर्मांतिक कहते हैं। फिर व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख था। फिर मंत्रिपरिषदाध्यक्ष का उल्लेख दंडपाल है जो सेना को सामग्रियों की देखभाल करता था। कर्मांतिक और दंडपाल में अंतर यह है कि कर्मांतिक जो है देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, जबकि जो दंडपाल था वो सैन्य सामग्रियों से ही संबंधित होता था। दोनों के अंतर को दिमाग में रखना। कर्मांतिक उद्योग धंधों का निरीक्षण का प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता था, जबकि दंडपाल सैन्य सामग्रियों को इकट्ठा करता था। इसके अलावा अधिकारियों में अगर आप देखें तो फिर अंतपाल था जो शक्ति सीमावर्ती दुर्गों का, फिर दुर्गपाल भीतरी दुर्गों का प्रमुख, नागरिक नगर के प्रमुख अधिकारी, प्रशासता जो था आज के जो है सचिवालय के प्रमुख अधिकारी के रूप में, जो विभिन्न राजकाज के कागजातों या जो लेख वगैरह हैं उससे संबंधित अधिकारी था। इसके अलावा व्यवहारिक जो दरबारों में देखरेख का काम करता था, राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी। अंतर्वसिक जो था वो अंगरक्षक सेना का प्रमुख था, और आटविक जो था वो वनों का जो अधिकारी होता था। तो इस तरह से हम 18 तीर्थों का उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, फिर सेनापति, समाहर्ता, सन्निधाता, युवराज, नायक, व्यवहारिक, कर्मांतिक, दंडपाल, प्रशासता, आटविक, कर्मांतिक तो हो गया था, सीमांतपाल एक तरह से कह सकते हैं जो सीमांतों पे होता था, अंतपाल उसको भी कहते हैं, दुर्गपाल, नागरिक, अंतर्वसिक, व्यवहारिक, इनको हम 18 तीर्थों के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा केंद्र में द्वितीय श्रेणी के अमात्यों का भी उल्लेख मिलता है। के अमात्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्यों में कौटिल्य के वही 26 अध्यक्षों का नाम आता है, यानी जो मंत्रिपरिषद से नीचे के विभागाध्यक्ष की तरह होते थे, उन्हें द्वितीय श्रेणी के अमात्य 26 अध्यक्षों को कहते थे। इनमें विभिन्न विभागाध्यक्ष होते, जैसे सीताध्यक्ष होता था, राजकीय भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी जो होता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। इसके अलावा अगर आप देखें लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा विभाग से संबंधित कार्यों को देखता था वो लक्षणाध्यक्ष था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पणयाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य से संबंधित, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग से, सोनाध्यक्ष बूचड़ खाने से, गणिकाध्यक्ष गणिकाओं यानी वेश्याओं से संबंधित विभाग था। और एक लंबी फहरिस्त है, सीताध्यक्ष, शकाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, बहुत प्रकार के इसमें अध्यक्ष मिलते हैं। 26 प्रकार के अध्यक्ष हैं। और ये अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी का अमात्य के रूप में कार्य करते थे। इनके विभिन्न कार्यों को अगर आप देखें बच्चों
तो पणयाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का था, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का, सोनाध्यक्ष बूचड़ खानों का, गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष था, सीताध्यक्ष ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, आकराध्यक्ष खान विभाग का, कोषाध्यक्ष कोषागार का, कुप्याध्यक्ष वनों का, आयुधगाराध्यक्ष आयुध विभाग का, शुल्काध्यक्ष शुल्क वसूलने वाला, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का, और लक्षणाध्यक्ष मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, और जो मुद्रा विभाग का, इसके अधीन जो है सावर्णिक काम करता था, जो मुद्राओं का परीक्षण करता था। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोअध्यक्ष, विविताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का नामाध्यक्ष, जहाजरानी, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का, देवताध्यक्ष देवताओं का, पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा अन्य अध्यक्षों में अगर आप देखें तो कुछ अश्वाध्यक्ष होते थे, घोड़ों का, मानाध्यक्ष दूरी समय इत्यादि के नापन से संबंधित होते थे, वो मानाध्यक्ष उनको आप कह सकते हैं। हस्त्याध्यक्ष नाम से ही स्पष्ट है, हाथियों को, स्वर्णाध्यक्ष सोने को देखने वाला अध्यक्ष। तो इस तरह से 26 अध्यक्ष, और अंत में एक हम देखते हैं अक्षपटलाध्यक्ष, महालेखाकार से संबंधित जो लेखों को देखते थे। तो इस तरह से 26 अध्यक्षों को हम देख सकते थे कि ये द्वितीय श्रेणी के अमात्य होते थे, जो केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे। तो इनमें भी सामान्यतः एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपके दिमाग में हो जाए, मैं यहां लिख दे रहा हूं और क्लैरिटी के साथ। सॉरी, इसको द्वितीय श्रेणी का ना करके इसको तृतीय श्रेणी का आप करो। मैं यहां एक जो प्रथम श्रेणी में मंत्रिणः के सदस्य होते थे, के सदस्य, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। द्वितीय श्रेणी यानी द्वितीय श्रेणी के जो अमात्य होते थे, उनमें मंत्रिपरिषद के सदस्य के शेष सदस्य, और तृतीय श्रेणी में विभागाध्यक्ष होते थे। यही केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत इनको हम रखते हैं। प्रथम श्रेणी के अमात्य में मंत्रिणः के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य में मंत्रिपरिषद के शेष सदस्य, तृतीय श्रेणी के अमात्य में विभागाध्यक्ष। मैंने ये गलती से यहाँ द्वितीय श्रेणी लिख दिया था, इसलिए मैंने उसको सही कर दिया बच्चों, तृतीय श्रेणी। ठीक, तो ये सोपान क्रम है, यानी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमने देख लिया। राजा है, राजा को सहयोग देने के लिए फिर से एक बार मैं आपके दिमाग में अच्छे से बैठा दूं। केंद्रीय प्रशासन के स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सम्राट आता है, स्वामी नाम देता है इसे कौटिल्य, सप्तांग का सिद्धांत में जो बातें बताता है वो बताता ही है। आप इसमें यह भी देखो कि सम्राट को सहयोग देने के लिए एक बड़ी मंत्रिपरिषद है, जिसमें 18 से 20 सदस्य की बात की जाती है। इस मंत्रिपरिषद में 2 कैटेगरी के मंत्री थे, एक मंत्रिणः जिसे हम प्रथम श्रेणी का अमात्य कहते थे, जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता को शामिल किया जाता था। दूसरे में शेष मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे वो द्वितीय श्रेणी के अमात्य कहलाते थे, लेकिन इन दोनों को मिला के मंत्रिपरिषद कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 होती थी, जिनमें अधिकारियों की संख्या 18 होती थी। तृतीय श्रेणी में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष आते थे, जैसा कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 26 अध्यक्षों के बारे में बताया। उन अध्यक्षों के बारे में एक मैंने आपको सामान्य वे में ओरली ऐसे बता दिया है, वो दिमाग में आपके होना चाहिए। अगर इस लेक्चर को ही बार बार सुन लोगे तो भी विभागाध्यक्ष का काम समझ में आ जाएगा। इस तरह से केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था, चूंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र का बच्चों जो नगर प्रशासन था उसका एक अलग से
स्वरूप था। वो एक तरह से देखिए तो आप जैसे आज का राजधानी क्षेत्र होता है तो उसमें केंद्र सरकार का कुछ इंटरफियर होता है, तो नियंत्रण होता है एक तरह से, वैसे पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन जो है वो सम्राट के अंतर्गत ही होता था। अब ये अलग बात है कि उसको नागरक प्रमुख अधिकारी था जो नगरों के अधिकारी के रूप में जाना जाता था। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम इन्हीं बातों को देखते हैं। अब हम लोग प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, बच्चों प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कुमार कहते थे या आर्यपुत्र भी कहते थे। आर्यपुत्र भी कहते थे प्रांतीय प्रशासन को अगर आप देखो तो। और यह भी एक तरह से बच्चों हम समझ सकते हैं कि लघु सम्राट के रूप में कार्य करता था प्रांत में। प्रांत के सभी शक्तियों का सर्वोच्च अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र होता था। आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरह से अशोक अवंतिका उपराजा था, तो यानी युवराज लोग, आर्यपुत्र लोग सामान्यतः इस पे नियुक्त होते थे। इन प्रांतों की अपनी एक मंत्रिपरिषद होती थी, यानी प्रांतीय मंत्रिपरिषद होती थी। यहां अच्छे से सुने बच्चों, प्रांतीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रांतपति करता था। प्रांतपति करता था, समझे बच्चों। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, जो प्रांतीय मंत्रिपरिषद है इसकी नियुक्ति प्रांतपति करता था। लेकिन मंत्रिपरिषद सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी। सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी, समझे बच्चों। मंत्रिपरिषद सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी। ये चेक एंड बैलेंस को भी आप इसमें देख सकते हो कि कैसे इसको देख सकते हैं। यही नहीं, इन प्रांतपतियों का कहीं से भी कहीं भी ट्रांसफर भी किया जा सकता था। ये सम्राट के ऊपर निर्भर करता था। सम्राट ही मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। और सामान्यतः अगर आप देखें बच्चों तो अशोक काल तक अगर हम ले लें पूरा, तो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। इन प्रांतों में अगर आप देखें तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के तहत आपको बताते हैं। प्रांत, राजधानी और मंडल। उत्तरापथ सबसे पहले हम लेते हैं। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी बच्चा? तक्षशिला थी। दक्षिणापथ दूसरा, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और सुवर्णगिरी के अंतर्गत अगर मंडल देखें तो इसिला मंडल था। इसिला मंडल, इसके मंडल का नाम क्या था? इसिला, यानी उत्तरापथ में कोई मंडल नहीं था। तीसरा है अवंती। अवंती यानी आज की तारीख में अगर आप देखें बेटा तो मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी।
क्या थी राजधानी? उज्जैन। इसका भी कोई मंडल नहीं था। चौथे में अगर हम देखें तो पूर्वी प्रदेश, प्राची, प्राची या पूर्वी प्रदेश, प्राची या पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, और इसका मंडल कौशाम्बी था। पांचवा अगर हम देखें बच्चों, यानी कलिंग, कलिंगी की राजधानी तोसली थी, और इसका मंडल समापा था। तो प्रांत राजधानी मंडल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं बच्चों कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, इसका कोई मंडल नहीं था, मंडल के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं किसी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और शिला इसका मंडल था। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, इसमें भी कोई मंडल का प्रमाण नहीं मिलता है। पूर्वी यानी प्राची प्रदेश पाटलिपुत्र राजधानी थी इसकी, और कौशाम्बी इसके मंडल का है। कलिंग की राजधानी तोसली थी, समापा इसका मंडल था। ध्यान रखो बच्चों, सौराष्ट्र प्रांत जो था वह अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। सौराष्ट्र अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। चंद्रगुप्त के काल में पुष्यगुप्त इसका शासक था। पुष्यगुप्त प्रांतपति या शासक था। ठीक, पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त के समय, और अशोक के समय में तुषास्फ था। तुषास्फ, अशोक के समय में कौन था बेटा? तुषास्फ था। और अगर आप देखें तो रुद्ररामन के जूनागढ़ विलेख से इसकी जानकारी मिलती है। सौराष्ट्र की जो राजधानी थी बेटा, वो जो है जूनागढ़ थी, और गिरनार मंडल था, अर्ध स्वतंत्र था। तो क्या हुआ? सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी जूनागढ़, जूनागढ़ राजधानी, और गिरनार मंडल था, मंडल था। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। प्रांतों को चक्र भी कहते थे और इनको मंडलों में बांटा गया था, और जिन पर महामात्य अधिकारी होते थे। मंडलों के अधिकारियों को प्रदेष्टा या प्रादेशिक भी कहते थे, और प्रादेशिक का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में आप देखोगे कि तीसरे शिलालेख में मैंने प्रादेशिक राजुक और युक्त का उल्लेख किया था। राजुक एक सेटलमेंट अधिकारी के रूप में था, युक्त एक कर्मचारी था, और प्रादेशिक मंडल के अधिकारी के रूप में जाना जाता था। एक तरह से सोपान क्रम देखें बेटा तो सम्राट है सबसे पहले, फिर उसके नीचे, सम्राट के नीचे प्रांतपति है, प्रांत प्रमुख है, प्रांत प्रमुख है, फिर मंडल है, फिर विषय है यानी जिला है, फिर स्थानिक है, फिर द्रोणमुख है, और फिर इसी क्रम में अगर हम देखें संग्रहण है, खारवटिक है, गोप। तो इस तरह से हम द्रोणमुख, खारवटिक, खारवटिक पहले,
खारवटिक, फिर संग्रहण और फिर गोप। ऐसे क्रम से आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे ऊपर सम्राट है, फर्स्ट। सम्राट के बाद प्रोटोकॉल में, जिसे दर्जा कहते हैं, प्रांतपति है। फिर प्रादेशिक, जिसको आप मंडल कह सकते हैं, यहां हम प्रादेशिक भी लिख देते हैं, प्रादेशिक या प्रदेष्टा, दोनों शब्द का प्रदेष्टा भी इधर हम लिख दे रहे हैं। प्रदेष्टा के बाद जिला यानी विषय, विषय के बाद स्थानिक, स्थानिक के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खारवटिक, खारवटिक के बाद संग्रहण, संग्रहण के बाद गोप, और गोप के नीचे एक गांव का भी अधिकारी था, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं, ग्राम प्रमुख अधिकारी। ठीक, तो ये एक सोपान क्रम भी हम देख सकते हैं। मौर्य प्रशासन में इनको हम शामिल कर सकते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत इनको हम देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से मौर्य शासन प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को इनके अंतर्गत रखा जाता है। स्थानीय प्रशासन को भी देखते हैं। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें बच्चों, तो जिला, जिसे हम आहार या विषय कहते हैं, आहार या विषय, ब्रैकेट में आप जिला कह सकते हैं, इसका प्रमुख विषयपति होता था, या इसे हम स्थानिक भी कह सकते हैं, स्थानिक भी कह सकते हैं, विषयपति या स्थानिक भी, आहार या विषयपति। जिले के प्रमुख को हम विषयपति या स्थानिक कहते थे, कह सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद इसके नीचे जो है, जो अधिकारी होता था, उसको हम स्थानीय कहते हैं। स्थानीय इसके नीचे अधिकारी था, यानी स्थानिक के नीचे, विषयपति के नीचे जो अधिकारी था उसे स्थानीय कहते हैं। और यह लगभग 800 गांव का शासक था, गांव का शासक था। इसके नीचे फिर हम द्रोणमुख को देखते हैं। फिर द्रोणमुख का आता नाम है, जो 400 गांव का प्रमुख था। फिर खारवटिक का नाम आता है, जो 200 गांवों का था, खारवटिक 200 ग्रामों का। खारवटिक 200 ग्रामों का शासक था। फिर खारवटिक के बाद आप देखिए तो संग्रहण का नाम आता है, जो 100 ग्रामों का शासक था। अब देखिए क्या है कि कहीं कहीं संग्रहण को 10 गांव का ही माना जाता है, शासक था, और इसके प्रमुख को इसके प्रमुख को गोप कहा गया है। और कहीं कहीं गोप को संग्रहण के नीचे बताया गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखें। हम दोनों बातों के लिए लिख दिए हैं, इसलिए विवादास्पद चीज़ें यूपीएससी या कहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में नहीं आते, आएंगे भी तो उनको अंत में डिलीट करना पड़ेगा। कुल मिला के आप देखिए कि एक सोपान क्रम है जिसमें इस तरह के शासन प्रशासन को हम देख सकते हैं।
स्थानीय शासन प्रशासन को देख सकते हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन चलता था। इसको इस तरह से भी हम देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि स्थानिक और द्रोणमुख खारवटिक संग्रहण गोप के रूप में विभाजन था। गोप और स्थानीय प्रशासन की धुरी थी। गोप सबसे नीचे और स्थानिक सबसे ऊपर। इन्हीं के कोऑर्डिनेशन से स्थानीय शासन प्रशासन संचालित होता था। जिले और ग्राम के बीच 2 अधिकारी होते थे। ये स्थानिक ग्रामों से भू राजस्व वसूल करता था, जिसमें गोप उसकी मदद करता था। अब हम लोग थोड़ा सा नगर प्रशासन, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की भी बात करते हैं। नगर प्रशासन थोड़ा सा मैं, अगर आपको याद हो तो इंडिकेट किया था कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बताया था कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी जो शासन प्रशासन करती थी। कौटिल्य ने भी नागरक नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। तो नगर प्रशासन के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से, और मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को, नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्टिनोमोई कहता है। एस्टिनोमोई कहता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहता है। जबकि जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहता है। क्लियर हुई बात? यही सब सड़क निर्माण वगैरह के कार्य करते थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बताया है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बताया है। क्या बताया बच्चों? कि 6 समितियां 5-5 सदस्यों की थी, जो नगर के प्रशासन को देखती थी। 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और ये 5 सदस्यों के द्वारा उस समिति का कार्य संचालन होता था। प्रथम समिति की अगर हम बात करें बेटा, प्रथम समिति उद्योग धंधे शिल्प से संबंधित थी। दूसरी समिति की बात करें बच्चों, दूसरी समिति जो थी बच्चों, वो विदेशियों के विवरण से संबंधित थी। विदेशी विवरण से संबंधित। तृतीय जो समिति थी, बहुत महत्वपूर्ण समिति, जनसंख्या के विवरण से संबंधित। चतुर्थ जो समिति थी, व्यापार वाणिज्य से
संबंधित थी। पांचवी जो समिति थी बच्चों, पांचवी समिति व्यापार वाणिज्य से, सॉरी वस्तु निरीक्षण से संबंधित थी। पांचवी जो समिति थी बच्चों वह वस्तु निरीक्षण से संबंधित थी। इसमें यह होता था बच्चों कि पुरानी वस्तुओं को मिलाया ना जाए, यानी मिलावट को चेक करने वाली समिति थी कि किसी तरह से मिलावट ना हो। इसके प्रमुख कार्य में ये माना जाता था कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। छठी जो समिति थी पांचवी, जो छठी समिति थी ये बिक्री कर वसूलती थी। बिक्री कर वसूलती थी। कर निरीक्षक, वस्तु निरीक्षक ऊपर वाले को कह सकते, पांचवी को हम वस्तु निरीक्षक कह सकते हैं और छठी को कर निरीक्षक भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 6 समितियां 5-5 सदस्यों वाली थीं। इनके द्वारा पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का कार्य किया जाता था, जैसा कि मेगस्थनीज ने विवरण दिया है। कौटिल्य ने नागरक शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यह लगता है कि यह नगर का प्रशासक रहा होगा। रक्षिण शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य ने, जिससे अर्थ निकाला जाता है कि रक्षिण ही पुलिस अधिकारी के रूप में थे। नाम से स्पष्ट है। 5 सदस्यों वाली जो 6 समितियां थी उनको एक बार रिन्यू करी। पहली जो समिति थी वो शिल्प कला उद्योग धंधों से संबंधित थी। दूसरी जो समिति थी ये विदेशियों के विवरण से संबंधित थी। तीसरी जो समिति थी ये जनसंख्या विवरण से संबंधित, यानी आप सोचिए कि मौर्य काल में जनगणना होती रही होगी। सोचिए आप कितना विकसित प्रशासन था कि उस काल में जनगणना होती थी। क्लियर हुई बात। चतुर्थ जो समिति थी, चौथी, वो व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी, यानी व्यापारिक गतिविधियों को देखती थी। नगर व्यापार वाणिज्य के केंद्र भी होते थे। पांचवी जो समिति होती थी बच्चों वो वस्तु निरीक्षण यानी मिलावट को चेक करती थी। नई पुरानी वस्तुओं को अलग करने की बात करती थी, यानी उस युग में भी मिलावट होती थी। इसको आप देख सकते हो, वो आज भी बना हुआ है। तो मिलावट के प्रमाण मिलते हैं। और लास्ट में जो समिति, छठी समिति होती थी, कर निरीक्षक, कर निरीक्षण, बिक्री कर वसूलती थी, सेल्स टैक्स जिसे आज आप कहते हैं। तो कर निरीक्षण से संबंधित कार्य छठी समिति करती थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है बच्चों कि मौर्य काल में नगर प्रशासन का भी हमें प्रमाण मिलता है, जो स्पष्ट करता है कि नगर प्रशासन अलग से होता था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो थे ही, नगर प्रशासन अलग से होता था। और स्पेशली राजधानी रूपी जो नगर था पाटलिपुत्र, उसके प्रशासन को विशेष तवज्जो दिया गया है और उसके प्रशासन को बिल्कुल अलग किया गया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहाँ सम्राट रहता था। तो राजधानी की महत्ता को देखिए, कितना प्रशासन की जटिलता को समझते थे और उससे सहज तरीके से प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते थे, ताकि प्रशासनिक दक्षता बनी रहे। ये कितनी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, आप खुद सोचिए कि विभिन्न समितियों को बना करके
नगर प्रशासन किया जाता था। आज का जो जिला प्रशासन है, जो नगर आयुक्त होता है, उसके अंडर में शासन प्रशासन होते हैं, जिसका प्रमुख नगर प्रमुख के रूप से जाना जाता है। वो पॉलिटिकल होता है और नगर आयुक्त तो जो है वो अधिकारी होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। आज की तारीख में विभिन्न नव समितियां बन करके नगर पालिका, नगर निगम के विषय वस्तुओं को पंचायती राज के तहत बांट करके कर दिया गया है। तो नगर क्षेत्र का प्रशासन नगर पालिका करती है, नगर प्रमुख के अधीन रहकर। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि मौर्य काल में जो शासन प्रशासन का स्वरूप था बच्चों, कितना दक्ष था। केंद्र से लेकर यानी सम्राट से लेकर गोप के बीच नियंत्रण संतुलन बने हुए थे। और यही कारण है कि मौर्य युग, मौर्य शासन प्रशासन आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। आज भी हम उससे सीख सकते हैं। चक्रवत स्थानांतरण की जो व्यवस्था तक्षशिला, अवंती और तोसली के राज्यों का जो प्रमुखों का, प्रांत प्रमुखों का 3 वर्ष के बाद स्थानांतरण कर दिया जाता था, आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट 3 वर्ष के बाद अधिकारियों को कम से कम 3 वर्ष तक काम करने के लिए अधिकारियों को रहना चाहिए वहाँ, कहता है, ताकि अपनी कुछ प्रशासनिक दक्षता, कुशलता, स्किल का परिचय दे, अच्छा हो शासन प्रशासन। तो इस तरह से हम मौर्य शासन प्रशासन के अंतर्गत इनको देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, प्रशासन के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे।